दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोपहर के कार्यक्रम मीडिया बोल में आपका स्वागत है। कुछ साल पहले की बात है, देश के कुछ न्यूज़ चैनल जो हिंदी के हैं और शायद अंग्रेजी के भी, उन्होंने पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं, पार्टी के प्रवक्ता जिनको आप देखते हैं अक्सर एक दूसरे पर आग बबूला होते रहते हैं, बरसते रहते हैं, बौछारें करते रहते हैं आरोपों की, तो उन प्रवक्ताओं को लेकर उन्होंने एंकरिंग उनसे करवानी शुरू की और एक सप्ताह में कभी कभी एक बार, कभी दो बार, इस तरह से एक प्रयोग चल पड़ा था कि भाई प्रवक्ता अगर स्वयं एंकर बनकर आवें तो वो कैसे बिहेव करते हैं। तो ऐसे कुछ कार्यक्रम, नुमाइशी कार्यक्रम इस तरह से पेश कराए गए और वो कई बार लाइव होते थे, कई बार रिकॉर्डेड, मुझे लगता है रिकॉर्डेड ज़्यादा रहे होंगे। तो ये जो एक प्रयोग था, मुझे नहीं मालूम कि उसके पीछे क्या दिमाग था, लेकिन अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है किसी भी चैनल नामधारी प्लेटफॉर्म को, क्योंकि ज़्यादातर जो टेलीविज़न चैनल अपने देश के हैं, मुझे माफ़ करेंगे लोग, प्रोफेशनल, किसी की मजबूरी होगी, किसी का कमिटमेंट भी होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन चैनलों के प्रवक्ता, चैनलों के जो एंकर्स हैं वो बिल्कुल प्रवक्ता बन गए हैं। बल्कि प्रवक्ता तो कई बार पढ़ लिख कर जाते हैं थोड़े बहुत, अगर किसी से जूझना है, किसी पर आरोप लगाना है तो थोड़ा सा ठोस प्रमाण के साथ जाते हैं। लेकिन एंकर्स तो कोई न तो प्रमाण की ज़रूरत उनको है, न तो किसी भी तरह की समझदारी की ज़रूरत है, न कोई संवेदना की ज़रूरत है, न जर्नलिस्टिक एथिक्स की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल उस ट्रेन की तरह हैं जिसके पास सिर्फ स्पीड है लेकिन उसके पास कोई ब्रेक नहीं है। कोई उसके पास कंप्यूटर केवल एक है जो लगा दिया गया है कि उसको स्पीड देता रहेगा और पता चला कि ब्रेक ही नहीं है। तो दोस्तों, ये जो कहानी अपने देश के टीवी चैनलों की है, वो इस समय लोगों की जुबानी, माने हर गली गली इसके बारे में चर्चा हो रही है और आश्चर्य लोग व्यक्त कर रहे हैं। पहले भी आश्चर्य व्यक्त करते थे, लेकिन किसान आंदोलन के दरमियान तो इसका एक तरह से क्लाइमैक्स उभर कर सामने आ रहा है, एक चरम पर पहुंच गया है। ऐसा लगता है कि टेलीविज़न के ये चैनल सिर्फ और सिर्फ कैंपेन करने के लिए हैं। कई बार तो ऐसा भी लगता है, एक ज़माना था जब मध्यकाल में हमारे देश के या दूसरे भी देशों के, कि जब राजा दूसरे किसी राज्य पर हमला करता था तो वो पता चलता था कि सेना जब तैयारी करती थी युद्ध में, मैदान में जाने के लिए, तो बहुत सारे लोग वीरदावली गाने जाते थे। वीर रस में कैसे सराबोर किया जाए सैनिकों को, इसके लिए जाते थे। तो वहाँ गाना गाते थे, गीत गाते थे, कुछ लोग ढोल बजाते थे, कुछ लोग मृदंग बजाते थे, कुछ लोग तरह तरह की चीज़ें बजाते थे, और ताकि वीर रस की उनमें भावना पैदा हो। ऐसा लगता है कि हमारे चैनल भी इस वक्त यही काम करते हैं कि अब जैसे किसी से सत्ता के लोग नाराज़ हैं, सत्ताधारी जो हैं वो नाराज़ हैं, शासकीय एजेंसियां नाराज़ हैं, तो शासकीय एजेंसियों के लोगों को ऐसा लगता है कि इंस्पायर करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए वो वहाँ जाकर के अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। गाज़ीपुर बॉर्डर में यही देखा गया। अगर देखा जाए 28 की रात को, बल्कि शाम से ही ये ड्रामा शुरू हो गया और लगातार वो चैनलों के एंकर पूछे जा रहे हैं, आप कब सरेंडर करेंगे। पता चला कि स्टूडियो में बैठा हुआ कोई एंकर पूछ रहा है, आप कब सरेंडर करने जा रहे हैं। अरे भाई, वो क्रिमिनल हैं क्या? आप तो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे एक ज़माने में होता था कि पुलिस वाले माइक लगाकर किसी डकैत से पूछा करते थे, जो किसी गुफा के पीछे छुपा होता था, किसी पहाड़ी के पीछे छुपा होता था, कि अब बताओ, पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है, तुम कब सरेंडर करोगे। तो ये किसान नेता हैं, इनसे आप असहमत हो सकते हैं, इनके तौर तरीकों पर सवाल उठा सकते हैं, और जर्नलिस्ट भी उठा सकते हैं, शासन भी उठा सकता है, लेकिन आप किस तरह से पूछ रहे हैं कि आप सरेंडर कब करेंगे। कमाल की बात है। तो ये जो दृश्य देखा गया 28 तारीख को, वो भारतीय मीडिया की टोटल, खासकर टेलीविज़न चैनलों की जो हालात की जो स्थिति है, उस पर केवल रोने की बात नहीं, केवल विलाप करने की बात नहीं है, सचमुच गहरी चिंता का विषय है कि क्या ये चैनल हैं, क्या ये मीडिया प्लेटफॉर्म हैं,
या ये सत्ता के महज उपकरण बन गए हैं? हम इसी विषय पर बात करेंगे अपने दो खास मेहमानों से। हमारे साथ शीतल पी सिंह हैं, हमारे साथ हरवीर सिंह हैं। शीतल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, और दोस्तों आप दोनों का परिचय जानते हैं। शीतल पी सिंह सत्य हिंदी के संचालकों में से एक हैं, और हरवीर सिंह आउटलुक मैगजीन, बहुत मशहूर मैगजीन है हिंदी की, उसके एडिटर रह चुके हैं, और आजकल वो यूट्यूब पर लगातार आपको कार्यक्रम भी दिखाते हैं अपना। दोस्तों, हम सबसे पहले शीतल से बात कर रहे हैं। शीतल, आपके हिसाब से 26 जनवरी से लेकर और अब तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आपने काफ़ी कवर किया है जाकर स्पॉट पर भी, कैसे देखते हैं मीडिया के रोल को, उसकी पूरी भूमिका को और उसके कवरेज को? उर्मिलेश जी, ये जो सवाल आपने पूछा है उसमें हम ये हैं कि आज से पिछले वर्षों से लगातार हो रहा है कि जो मीडिया है वो सरकार से सवाल पूछने की जगह सरकार के किसी भी किस्म की आलोचना या प्रतिरोध या जनाकांक्षा या जन आंदोलन, उससे सवाल पैदा करता है। सरकार की ओर से वो बैटिंग करता है, अपनी शुरुआत करता है। और सबसे बुरा उसमें ये हो गया है कि ये करे तो करे, लेकिन ये करते हुए वो सामने वाले को देशद्रोही और विभिन्न खानों में पहले मुजरिम करार दे देता है। और वो ये भी नहीं देख रहा है कि वो ऐसा करके इस देश का कितना नुकसान कर रहा है। वो सिर्फ सत्तारूढ़ दल का फायदा पहुंचाने के लिए देश में तरह तरह के विभाजनों को प्रस्तुत कर रहा है, उनको बढ़ा रहा है और लोगों में घृणा का प्रचार प्रसार कर रहा है। मुसलमानों के मामले में वो पाकिस्तान को ले आता है और देशद्रोही उनको डिक्लेयर कर देता है। किसी भी जगह में वो एक मुसलमान अगर खोज ले किसी भी घटना में, तो फिर उसको तुरंत पाकिस्तान, आईएसआई और सबसे जोड़ के वो तुरंत वहां देशद्रोही कर देता है। इस मामले में उसने सिख पकड़ लिए थे कि उनको खालिस्तानी उसने डिक्लेयर कर दिया था शुरू से ही। तो 26 की घटना में उसने ये देखने की कोशिश ही नहीं की कि लोगों का गुस्सा किस हद तक है, किस बात पर है, उसका कितना प्रभाव है, वो कितने संकट में है। ये सारे सवाल नेपथ्य में उसने डाल दिए। बस वो इस पे शुरू हो गया कि ये आंदोलन गलत है, इसलिए गलत है कि खालिस्तानी है, इसलिए गलत है कि ये किसान नहीं है। अपनी ओर से उसने घोषित कर दिया कि किसान नहीं है। उनके कपड़े पे, वेशभूषा पे, उनके भोजन पे, उनकी परिस्थिति पे, ये सब चीजों पर वो कटाक्ष करना और व्यंग बोलना लगभग उस तरह से जैसे कि कोई विपक्षी दल का कार्यकर्ता अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी के लिए करता है, वो काम उसने किया। और इसी वजह से 26 की घटना में उसने जो चीज देखनी चाहिए थी वो देखी ही नहीं कि लाखों लोग अपने अपने गांवों से अपने खेती में काम आने वाले ट्रैक्टर पे सवार होके और दूसरे साधनों से प्रतिरोध व्यक्त करने दिल्ली पहुंचे। वो उसकी जगह क्योंकि कमियां उसे ढूंढनी थी और एक वारदात प्रायोजित या जो भी उसके बारे में अब चीजें आ रही हैं, पता नहीं उसमें क्या सच है और क्या गलत है, लेकिन जो भी है तो उसने उन चीजों पर ही अपने को केंद्रित कर लिया और जैसा उसने इन किसानों को विलेन बना रखा था उसी तरह से उनको सजा देनी शुरू कर दी। तो इसका तो ये हाल ही है। और हमारे साथ हरवीर सिंह। हरवीर सिंह, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कैसे ले रहे हैं इन किसान आंदोलनकारियों के प्रति जो मीडिया का अप्रोच है, खासकर मैं टेलीविज़न चैनलों की बात करता हूं और खासकर हिंदी अखबारों की भी, क्योंकि आप लगातार कवर करते रहे हैं किसान आंदोलन को। और हम सब समझते हैं कि किसान आंदोलन जो भी है उसके निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जो एक कवरेज जो जिस तरह का टेलीविजनों में दिखाई देता है, कैसे आप देखते हैं? 26 जनवरी की जो घटना थी उस दिन, वो बड़ी अफसोसजनक थी और दुखद भी थी राष्ट्र के लिए। जिस तरीके से जो किसान, जो उनका तय रूट था उससे आगे चले गए और वो रिंग रोड, आईटीओ और लाल किला तक पहुंचे, वो घटनाक्रम अपनी जगह काफी अफसोसजनक था। और उसका जो कवरेज था वो उस तरीके से करने की जरूरत थी। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि कुछ बड़े तादाद में किसानों ने जो रूट दिया गया था उनका, उनको फॉलो किया। तो दूसरे जो लोग वहां पहुंचे लाल किला पे और आईटीओ पे, वो उस पूरा का पूरा जो किसानों का समूह आया था बॉर्डर्स पे, उसका एक हिस्सा था। जाहिर सी बात है कि उपद्रव हुआ, तोड़फोड़ हुई, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, एक जान भी गई। तो ये सबको क्रिटिसाइज करना बहुत जरूरी था और आंदोलन के लिए ये एक बहुत बड़ी नाकामी के रूप में देखा गया।
इसके ऊपर कुछ लोगों ने अच्छे एडिट भी लिखे। देखिए, मैं देखता हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत संतुलित एडिट उसमें लिखा कि ये एंगर था, उसको रोकना चाहिए था, और जो फेलियर है वो संगठनों का फेलियर था और वो सिस्टम का भी फेलियर था। तो इस तरीके से देख करके उसके ऊपर जाना चाहिए था। मीडिया के एक बड़े हिस्से ने सभी किसानों को बड़े खलनायक के रूप में पेश किया। ये मेरे ख्याल से इससे बचा जाना चाहिए था। जो लोग उस तरीके का, जिन लोगों ने काम को अंजाम दिया था, उनको बिल्कुल उनका क्रिटिसिज्म होना चाहिए, उनके ऊपर टिप्पणी होनी चाहिए और उसको दिखाया जाना चाहिए उसी रूप में जो हुआ है, जिससे कि और जो सरकार उसमें सख्त कार्रवाई करे, जो जायज बनती है वो होगी, जांच होगी, वो होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने ये इस तरह की घटनाओं का अंजाम नहीं दिया, उनको भी उसी ब्रश से पेंट करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं था। तो एक संतुलित जो रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी, वो उसकी कमी दिखी। खास तौर से कुछ चैनलों ने बहुत अति उत्साह में सिर्फ एक ही चीज को ज्यादा दिखाया। खैर, ये टीआरपी का मसला है। जहां पर कुछ ऐसी घटना हो रही है जो कि अनहोनी है, जो बहुत गलत है, जहां पर ज्यादा दर्शक चिपके रह सकते हैं, तो टीवी चैनल्स उसी को ज्यादा दिखाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीजों के ऊपर भी ध्यान देने की दरकार थी। और उसके बाद मेरे ख्याल से एक बड़ी मुहिम ये भी रही टीवी चैनलों की कि ये आंदोलन कैसे यहाँ से अब खत्म हो रहे हैं और लोग जा रहे हैं। कई जगह से लोगों ने वापसी भी की है, कुछ संगठन छोड़ के भी गए हैं, लेकिन कुछ संगठन अभी जमे हुए हैं। तो ये थोड़ा उसमें देखना चाहिए था इन लोगों को। और शीतल, हमारा आपसे दूसरा सवाल है कि जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान आंदोलनकारी लगातार बैठे रहे हैं 2 महीने से, और जो 26 जनवरी के बाद जो घटनाक्रम हुए हैं, और उसमें जिस तरह से उनके साथ कल रात को जिस तरह रिपोर्टिंग वहाँ हो रही थी, खासकर वैसे तो लगातार हो रही है, लेकिन जिस तरह से उन 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 किसान नेताओं को एड्रेस किया जा रहा था, जिस तरह उनसे सवालात किए जा रहे थे, और बार बार ये दिखाया जा रहा था कि बस अब तो ख़त्म, अब तो खेल ख़त्म, अब तो ये जाएंगे, अब आपको कब हट रहे हैं, आप कब सरेंडर कर रहे हैं। तो ये जो सवालात हैं, क्या ये जर्नलिस्टिक एथिक्स के हिसाब से सही हैं? क्या स्थितियां जो जिस तरह से बनी थीं, एक बार भी जो लामबंदी है पुलिस की, उस पर कोई सवाल नहीं है? तो ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ। इसके पहले भी हमने देखा कि जो 26 जनवरी का कवरेज था, उसमें भी दीप सिद्धू का जो मामला है, 1.5 दिन तक बिल्कुल उसको मीडिया उस पर खामोश रहा। जब सोशल मीडिया में बहुत सारे सवाल उठ गए, जब पुलिस ने भी एफआईआर करने की बात करने लगे, तब जाकर हमारे टेलीविज़न चैनलों में दीप सिद्धू की कहानी आने लगी। वरना बार बार ये कि किसान आंदोलनकारियों को ही कहा जाने लगा कि लाल किला के उपद्रव के दोषी ये सारे संयुक्त किसान मोर्चा ही जैसे हैं, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि उसका इसमें कोई रोल नहीं है। तो एक कैंपेन जैसे एक लगता है कि प्रचार तंत्र लगा हुआ था कि भाई किसानों को बदनाम करो। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं कि जो समाज विज्ञान में पढ़ा करते थे, वाम और दक्षिण विचारों के जो अंतर्द्वंद होते थे, उस समय तक हो सकता है कि हम पढ़ते हैं, कोई धारणा बन गई हो, कुछ गलती हो, कुछ उसमें सत्य का परिप्रेक्ष्य वैसा न हो जब हम किसी विचार से प्रभावित होकर सोचते हैं। लेकिन अब हम साफ साफ चीजें देख रहे हैं कि एक मीडिया का मालिकाना किसके पास है, और जिनके पास मालिकाना है, क्या उनके पक्ष में सरकार द्वारा किए गए फैसले ऐसे फैसले नहीं है जो एक क्रोनी कैपिटलिज्म को जो एक टर्म आता है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का टर्म है, उसको बढ़ावा देते नजर नहीं आते हैं? क्या मीडिया में काम करने वाले की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इस वस्तु स्थिति पर उसकी आंख हो? अगर मीडिया का मालिक भी वही है जो सरकार से कुछ ऐसे फैसले चाहता है जिन फैसलों से उसकी आय में मनमाना वृद्धि हो, तो ये हमें दर्ज करना होगा कि नहीं, या हम इससे भागते फिरेंगे? तो जब ये वो नहीं दर्ज करना चाहता, बल्कि इसको छुपाना चाहता है, तो वो वही सब करता है जो सरकार करती हुई नजर आती है, और वो ज्यादा बेशर्मी से करता है, क्योंकि उसका तो काम ये था कि वो लोगों को एम्पावर करता सूचना से, वो उन तक सूचना पहुंचाता कि वो एम्पावर होते, वो सूचनाओं से जानते कि गलत क्या है, सही क्या है। वो उसका उल्टा कर रहा है, वो उनसे सूचनाओं को छीन ले रहा है, सूचना दे ही नहीं रहा है। वो उनके खिलाफ एक उसने वैकल्पिक सत्य गढ़ लेता है वो सरकार के पक्ष का,
उस सत्य को, वो जो भी वो वैकल्पिक सत्य जो लगभग ज्यादातर बार फेक न्यूज होता है, वो उसको सिर पे लाद देता है और फिर उसको लेके चलने लगता है। उसने तय कर लिया कि गाजीपुर में धरना आज रात खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो प्रशासन की ओर से बैटिंग कर रहा था, पुलिस आ रही थी, लग रही थी, संख्या लग रही थी, सरकार डीएम वगैरह नोटिस दे रहे थे, वो उनकी ओर से बोल रहा था। उसने ये सोचा और देखा ही नहीं, क्योंकि उसने 26 तारीख को भी वो नहीं देखा था कि किसानों के भीतर गुस्सा कितना है इन कानूनों के प्रति। किसानों के भीतर जो डीजल वगैरह की प्राइस इतनी बढ़ रही है, प्राइस राइस हो रही है, उनके जो उत्पादन की कीमत है, उसमें जो उनकी अपनी लागत लगती है वो कितनी बढ़ती जा रही है, और उसके एवज में जो उनको मिलने वाला हिस्सा है वो कम लगातार होता जा रहा है। इससे सबसे जो फ्रस्ट्रेशन है उनके भीतर, इसको उसने विशेषज्ञों पे छोड़ दिया लगता है। रिपोर्टर्स वगैरह ने सिर्फ ये रखा कि हम इनको विलेन साबित करेंगे, इनको गलत साबित करेंगे, इनको अपराधी साबित करेंगे, इनको देशद्रोही साबित करेंगे, और वो इसी में लग गया। इसीलिए वो बिल्कुल वैसे फैसले करता रहा और उसने बोल दिया कि गाजीपुर का धरना तो खत्म, मतलब आज की रात मिट जाएगा। ऐसे 4-5 लोगों के आप देखते हैं जो बड़े बड़े एंकर हैं देश के प्रमुख टीवी चैनलों के, उनके ट्वीट हुए हैं जो रात हो रहा है उसकी नब्ज से उनसे कोई मतलब ही नहीं था। वो तो सरकार की ओर से अपनी घोषणाएं कर रहे थे, वो घोषणाएं धराशायी हो गई। एक परिघटना ने सारा परिदृश्य बदल दिया। अब उनके पास ये नहीं है कि वो क्या कहे, अब तो वो दूसरी चीजें कर रहे हैं, इधर उधर बात टालने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि दिन भर में बहुत सारी घटनाएं होती ही रहती हैं। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण था, विपक्ष का बाइकआउट था, प्रधानमंत्री का उद्बोधन है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं उसको ध्यान बटाने के। और कुछ है बॉर्डर पे कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता किसी हिंदू सेना या इस उसके नाम से लोकल बना के भेज दिए जाएंगे, जिसको ईएनआई लोकल कहेगा, जबकि उनको सब जानते हैं कि वो कौन लोग हैं, वो हर आंदोलन में क्या करते हैं और वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, किस पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन उनकी सबकी घटनाओं पर खर्च हो जाएगा। ये सब हो रहा है और ये अब हर बार होगा, अभी तय है। तो धीरे धीरे ये मीडिया जो है जन सापेक्ष तो भाई नहीं है, जन विरुद्ध है और बहुत ही क्रिमिनली जन विरुद्ध है, ये हम पाते हैं। और हरवीर, मेरी दूसरी जिज्ञासा है अपने दर्शकों और श्रोताओं के लिए कि इस पूरे कवरेज में क्या एक आरोप जो सोशल मीडिया पर लगातार लगाया जा रहा है बढ़ चढ़कर कि अब टेलीविज़न चैनलों को मीडिया का हिस्सा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भारत के टेलीविज़न चैनल अब ऐसा लगता है कि वो एक सत्ता के जैसे उपकरण मात्र बन गए हों। ऐसा नहीं लगता कि वो इंडिपेंडेंट इकाई हैं। ऐसा लगता है जैसे कि सत्ता के उपकरण और हैं, जैसे एजेंसियां हैं, पुलिस है, और भी चीज़ें हैं। ठीक उसी तरह से एक एजेंसी के तौर पे ये सारे टेलीविज़न चैनल उभर कर आए हैं, खासकर किसान आंदोलन के दरमियान। तो ये जो पहलू है, क्योंकि किसानों पर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं टेलीविज़नों में, जिस तरह उनसे बातें की जाती हैं, सरेंडर कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आई मीन ये जो तौर तरीका है चैनलों का, उसको किस रूप में आप ले रहे हैं? कि रमलेश जी, बात ये है कि जो हमारा समाचार तंत्र है इस वक्त, खासतौर से टीवी चैनल और बड़ी तादाद में हिंदी के अखबार भी, वो उनका जो काम है वो एकदम उसमें संतुलन नहीं दिखता और उसमें लगता है कि वो एक पक्ष की हिमायत कर रहे हैं, तो जो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। और अब ये आवाज जो दर्शक हैं या पाठक हैं उनके बीच से भी आने लगी है। और एक चीज आप देखिए कि जो अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, अब तीसरा महीना शुरू हो गया, इन्होंने अपना वैकल्पिक मीडिया बड़े पैमाने पर खड़ा किया है, या जो दूसरे लोगों ने किया है वो जिसके जरिए यहाँ की खबरें जा रही हैं। तो एक तो ये मान लेना चाहिए हमारे समाचार माध्यमों को कि ये जो दर्शक हैं वो पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर नहीं है। बहुत सारे ऐसे रास्ते बन गए हैं जिनके जरिए उनके पास सूचनाएं, समाचार, घटनाओं की रिपोर्टिंग और वीडियोस वो सब जा रहे हैं। तो ऐसे में एक जो जवाबदेही बनती है मीडिया की, उसको हमें देखना चाहिए। बिकॉज हमारा काम क्या है, हम लोग मीडिया के लोग जो है, हम एक माध्यम है, माध्यम का काम है कि जो हो रहा है वो आप बेबाकी से दिखाइए, उसमें अपने विचारों को ज्यादा मत घुसाइए और उसको संतुलित तरीके से दिखाइए। लेकिन इसमें तमाम सारी खामियां दिखती हैं और जो कल का घटनाक्रम है उसके दोनों पक्ष हैं। देखिए, जो गाजीपुर बॉर्डर से 2 दिन पहले कुछ किसान उठ करके चले गए थे, वहां पर तादाद बहुत कम रह गई थी,
और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये जो बाकी लोग बचे हुए हैं बीकेयू के वहां पर, राकेश टिकैत समेत, कि ये लोग भी चले जाएंगे। दिन में कुछ इस तरीके का अनाउंसमेंट से आया भी था कि हम ऐसा विचार कर रहे हैं। लेकिन बाद में जो वहां पर घटनाक्रम हुआ, प्रशासन ने, एक तो गिरफ्तारी का दबाव था, बहुत ज्यादा डिप्लॉय किए गए वहां पर जो जो सुरक्षा बल थे, और उस वक्त मीडिया में शायद ये होड़ लग रही थी कि अब ये अरेस्ट होंगे, तब ये अरेस्ट होंगे, और अब यहाँ से लोगों को, इनको साफ कर लिया जाएगा, खाली करा लिया जाएगा। देखिए हमारा काम क्या है, जब खाली कराया जाएगा हम दिखाएं कि खाली हो गया है, या तो हमारे पास पुख्ता जानकारी हो कि जो, जैसे कि प्रशासन ने कहा कि इनको अल्टीमेटम दिया है, फैक्ट है, अल्टीमेटम दिया और ये समय है, लेकिन उसके बाद क्या होने वाला है तो हम देखते रहें, जब होगा तो उसको कर देंगे, उसी तरह रिपोर्ट करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि उसका फायदा भी मिल गया आंदोलनकारियों को, क्योंकि मीडिया का भारी जमावड़ा वहां पर था, और जिस तरीके का बयान वहां पर हुए, और जो राकेश टिकैत ने जिस जैसे भाषण दिए और उन्होंने जो अपील की, वही उनका काम कर गई, और उसी माध्यम से जो वहां पर तमाम सारा मीडिया था उसको वो लगातार धन्यवाद भी कर रहे हैं कि आपने हमारा सहयोग किया। तो सवाल है कि ये हमें देखना पड़ेगा, हमें मीडिया को एक अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि लोगों के बीच में ऐसी धारणा क्यों बन रही है कि एक पक्ष का मीडिया है, एक विपक्ष का मीडिया है। हमें एक संतुलित मीडिया की भूमिका में रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उसको अपना जो स्थान है, जो इसीलिए फोर्थ स्टेट भी हम लोग कहते हैं, उसको तो बरकरार रखना चाहिए, जिससे कि भरोसा, भरोसा एक ऐसा शब्द है कि आपके साथ जो जनमानस है, जो दर्शक है, जो पाठक है, उसका भरोसा जितना मजबूत होगा उतना ही आपका काम भी अच्छा होगा और आपको उसका श्रेय भी मिलेगा। और हरवीर, एक मेरा तीसरा सवाल बिल्कुल जाते जाते है कि अभी हमने देखा कि जो फेक न्यूज़ के एक तरह से झरने बहते हैं बहुत सारी जगहों पर, टेलीविज़न चैनलों में। अब इतनी सारी कहानियां हैं, इतने सारे ब्यौरे हैं, आल्ट न्यूज़ और इस तरह की बहुत सारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने लगातार इनको एक्सपोज किया है एजेंसियों ने, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई, उन पर कोई बातचीत नहीं होती है। कितने झूठ उगला गया है। अभी तो आप जानते हैं अर्नब गोस्वामी जी का मामला चल ही रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे, एक केवल नहीं है, अनेक, हरि कथा अनंता है टेलीविज़न चैनलों के फेक न्यूज़ की। और दूसरी बात कि बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो केवल फेक न्यूज़ के लिए जैसे लगता है कि उनको खोला गया है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई कभी हमने सुनी नहीं है हाल के वर्षों में। लेकिन जो देश के कुछ गणमान्य संपादक हैं, और उसमें एक लेखक भी हैं, और बाई चांस वो एक पार्टी के सांसद भी हैं, लेकिन हम उनको एक लेखक के रूप में लेते हैं, और बहुत सारे उसमें संपादक हैं। अभी उत्तर प्रदेश में नोएडा में कोई शिकायत दर्ज हुई और FIR हो गया, और उसमें भी इतनी संगीन और संज्ञेय अपराध की धाराएं हैं कि आप कल्पना उसकी आउट ऑफ इमेजिनेशन है। तो हमारा ये कहना है कि अगर उन्होंने हिंसा के लिए उकसाया नहीं है लोगों को, हिंसक वारदात में शामिल नहीं हैं, अगर गैर इरादतन कोई फैक्चुअल मिस्टेक हुई है जिस पर कईयों ने करेक्शन भी दिए या उनको विड्रॉ भी किया अपने पुराने ट्वीट को, फिर इस तरह की आपराधिक धाराओं में FIR का जो एक सिलसिला सा चल पड़ा, ये पहला नहीं है। मैं आपको बताऊं, इसके पहले हमने इंदौर, भोपाल और अन्य जगहों पर भी देखा, इवन दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी पहले देखा गया। तो इसको कैसे आप देखते हैं? ये एक विवादास्पद मसला हो गया है, और ये हमें देखना चाहिए कि जो सोशल मीडिया पर जो टिप्पणियां और जो कमेंट होते हैं उनको लेकर के, एक तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको भी अपना जब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं होती तब तक उसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बिकॉज इतना ज्यादा उसका व्यापक असर होता है, खासतौर से जब जिस तरह की परिस्थिति 26 जनवरी को थी और जिस तरीके से सूचनाएं जा रही थी, तो वाकई उसका एक प्रतिकूल असर हो सकता है उस तरीके का, जो गलत सूचना थी। लेकिन उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया, उसको दुरुस्त किया, और उसके लिए जो भी है उसमें मेरे ख्याल से ये जो केस जो दर्ज हो रहे हैं तमाम सारे जो समाचार माध्यमों के लोग हैं उनके ऊपर, सेडिशन और बाकी जगह, उसमें थोड़ा रेस्ट्रेन होना चाहिए। इसमें एडिटर्स गिल्ड ने भी बयान जारी किया है, और भी जो मीडिया संगठन है वो लोग भी अपनी बात कर रहे हैं कि इस सब में थोड़ा सा रेस्ट्रेन होना चाहिए, और एकदम से बिल्कुल इस तरह की जो कार्रवाई है जिसमें तमाम तरीके की धाराएं लगा दी गई हैं, उससे थोड़ा बचा जा सकता है। और जिसने
अचानक बिना एक तरीके के कंफ्यूजन में जो उस तरीके का सूचना दी है, उसको अगर करेक्ट करने का मौका मिला है तो उसको करेक्ट करना चाहिए। और समाचार माध्यमों में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो लगातार गलत जानकारियां देता है और गलत तथ्य पेश करता है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको क्यों इग्नोर किया जाता है? ये जब आप दोहरे मानदंड अपनाए जाते हैं तब सवाल खड़े होंगे। इसीलिए जो है एक जैसे रवैया सबके साथ होना चाहिए और बहुत सख्ती के बजाय जो है हमें सेल्फ रेस्ट्रेन और चीजों को दुरुस्त करने की तरफ जाना चाहिए। इस तरीके की गलतियां समाचार माध्यमों में ना व्यक्तिगत स्तर पर हो और ना ही संस्थागत के स्तर पर। दोस्तों, आपने हमारे दोनों मेहमानों की बातें सुनी और मैं समझता हूं कि जिस तरह का ये सिलसिला चल पड़ा है कि किसान को भी आप कह रहे कि वो देश के खिलाफ हो गया है, वो समाज के खिलाफ हो गया है, वो अपराधी हो गया है, वो आतंकवादी हो गया है, अब तो यूएपीए भी लगाया जा रहा है। तो पहले दलित आदिवासियों के लिए किया गया था, आपको याद होगा भीमा कोरेगांव, उसमें न जाने कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जो अभी भी जेल में हैं, जिनकी जमानत नहीं होती है क्योंकि ऐसी धाराएं उस पर लगा दी गई हैं, ऐसे एक्ट लगा दिए गए हैं। इसके बाद हमने देखा जामिया के केस में, इसके बाद दिल्ली दंगे के दौरान देखा कि जो हमलावर थे वो बिल्कुल उनको किसी ने टच नहीं किया और जिन पर हमला हुआ उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको अपराधी बता दिया गया। आज वही हाल किसान आंदोलन की है कि इनको भी देशद्रोही करार दिया जा रहा है। इन पर हमले, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पता चला कि सिंघू बॉर्डर पर हमले हो रहे हैं उन पर। तो ये जो स्थिति है मैं समझता हूं कि बहुत ही खौफनाक है। तो क्या माना जाए कि देश के 80% लोग वाकई देश के खिलाफ हो गए हैं? केवल 15-20% लोग, सत्ताधारी दल के लोग और अफसरान, एजेंसियां, टेलीविज़न चैनलों के लोग सिर्फ देशभक्त ही रह गए हैं देश में। कल्पना कीजिए कितना अजीब स्थिति ये बना दी गई है कि अपने ही लोगों को बताया जा रहा है कि वो देशद्रोही हो गए हैं और केवल 15-20% लोगों को देशभक्त बताया जा रहा है। आश्चर्यजनक। मुझे लगता है इस पर दोस्तों गंभीर चिंतन करने की ज़रूरत है कि इस समूची देशभक्त आबादी को, समूची राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति प्रेम करने वाली आबादी को लांछन आरोपों के घेरे में लिया जा रहा है। इन शब्दों के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।